हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? केम छो? हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी में मैं आज लेकर आया हूँ नया वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अक्सर दोस्तों सभी को लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन करने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड वैल्यूएशन। री माने दोबारा, वैल्यूएशन माने किसी मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे बिजनेस में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका दोबारा मूल्यांकन। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में सभी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करते हैं। रीवैल्यूट से मतलब क्या है कि हमने किसी भी असेट्स को, जैसे हमारे पास फर्नीचर है या बिल्डिंग है, हमने उन्हें जिस समय परचेज किया था उस समय उनकी वैल्यू क्या थी, और आज जब हम 5 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद किसी नए पार्टनर को हम एडमिशन देने जा रहे हैं तो उस समय असेट्स की वैल्यू क्या है, या हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज है आज उसकी वैल्यू क्या है, इसी को कहा जाता है रीवैल्यूएशन। तो हम असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूट करते हैं। असेट्स का बढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वहीं लायबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए नुकसान होता है। तो ये अकाउंट हमें यही बताता है कि असेट्स बढ़ने और घटने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सामने आपको इसका फॉर्मेट नज़र आ रहा है, मैंने आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कॉमन फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, कोई नया फॉर्मेट नहीं है। डेबिट और क्रेडिट साइड है हमारा, मैंने डेबिट और क्रेडिट मेंशन नहीं किया है। यू नो वेरी वेल कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट है। तो देखते हैं इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ें। पहले मैं आपको वो नाम बता दूं कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। सबसे पहला है हमारा बाय इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेज, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, बाय एक्रूड इनकम, बाय कैपिटल अकाउंट्स। हमने यहाँ 3 नाम अज्यूम किए, एक्स, वाई एंड जेड। तो अब मैं आपको इनको समझा दूँ, जरा ध्यान से आप देखेंगे। इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स का बढ़ना। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का कम होना। प्रीपेड एक्सपेंसेज, ऐसे कोई भी खर्चे जिनको हमने एडवांस में पे कर दिया है। अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऐसी कोई भी असेट्स जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है। एक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो अभी तक हमको मिली नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसी कोई इनकम जो अभी हमें मिलने वाली है, उसे कहते हैं हम एक्रूड इनकम। तो ये जितने भी आइटम्स आपको क्रेडिट साइड में नज़र आ रहे हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद आइटम्स हैं, इससे बिजनेस को फ़ायदा होगा। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में हमारा इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जो हमारे लॉस वाले आइटम्स हैं वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से देखें। टू डिक्रीज इन असेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, टू अननोन लायबिलिटी, टू अनएक्रूड इनकम एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो ये सारे जो आइटम्स अभी आपको डेबिट साइड में नजर आ रहे हैं, इन सब में हमें लॉस होगा। असेट्स का घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ऐसे कोई भी खर्चे जिनका पेमेंट अभी नहीं किया गया है, ड्यू है। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, अभी वो हमें नज़र आ रही है। अनएक्रूड इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो हम एडवांस में लेकर आ गए हैं, ये सभी हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये इन सभी से हमें लॉस होने वाला है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों। डेबिट में हमारा टोटल लॉस होगा, क्रेडिट में हमारा टोटल बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है और डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है। सिंपल सा फॉर्मेट है। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो हमें लॉस होगा। इसी के बेसिस पर यहाँ कैपिटल अकाउंट्स को हम बांटेंगे। जो डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट्स हैं ये प्रॉफिट के लिए होंगे, और
क्रेडिट साइड में अगर बाई कैपिटल अकाउंट्स नज़र आ रहा है तो ये लॉस का आइटम्स हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो हमारा क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एज एट 31 March 2019, A and B share profit in the ratio of 2:1। बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले हमारी लायबिलिटी, असेट्स है हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। लायबिलिटी है हमारी बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई हैं। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या है वो कंडीशन? सी को जो एडमिशन दिया जा रहा है कुछ शर्तों के बाद दिया जा रहा है। पहली शर्त जो रखी है, सी विल ब्रिंग ₹1 लाख एज कैपिटल। सी 1 लाख रुपये कैपिटल के लिए लेकर आएगा एंड ₹60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, और 60,000 रुपये वो गुडविल के लिए पे करेगा। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और इसके बदले फर्म से वो 1/4 शेयर लेगा एज ए प्रॉफिट। एडमिशन के टाइम पे जो असेट्स रीवैल्यूड हो रही हैं, लायबिलिटी रीवैल्यूड हो रही हैं, वो देख सकते हैं। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। प्लांट की वैल्यू 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये हो चुकी है। और यहीं अगर हम बिल्डिंग की वैल्यू की बात करें तो वो बढ़कर 10% बढ़ चुकी है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है ₹4,000। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन हमें बनाना है डेटर्स पर 5%। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, 1,000 रुपये क्रेडिटर यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। हमें बनाना है प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सी के एडमिशन के बाद हमें उसका बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, अब देखिए कैसे बनता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत आसान है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट यहाँ मैंने बना दिया है। सबसे पहला हमारा पॉइंट था, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। अगर प्लांट की पुरानी वैल्यू को हम देखें, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, उसमें आप देख सकते हैं प्लांट की पुरानी जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपये, जो कि अभी हो गई है 1,20,000। तो हमारी प्लांट की वैल्यू 20,000 रुपये बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड इट ऑन क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी। 20,000 रुपये का हमको फ़ायदा हो गया है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है। बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% से बढ़ चुकी है, 10% बढ़ गई है। तो हम पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे, बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15,000 रुपये। तो बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है। तीसरा हमारा पॉइंट था, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। स्टॉक जो था वो 4,000 रुपये ज़्यादा पाया गया है। इसका मतलब था कि स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 4,000 रुपये कम थी, बाई मिस्टेक उसको ज़्यादा लिख दिया गया है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम है 4,000 रुपये, तो हमें यहाँ स्टॉक को 4,000 रुपये से कम करना होगा। तो 4,000 का हमें लॉस हो रहा है। हमारा जो स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया था वो 40,000 नज़र आ रहा है। तो एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है वो 4,000 रुपये कम है, यानी 36,000 है। तो हमें उसे 4,000 रुपये को कम करना होगा, इसलिए हम इस स्टॉक को डेबिट साइड में लिखेंगे 4,000 रुपये।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा प्रोविज़न हमें बनाना है डेटर्स पर। बच्चों मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि प्रोविज़न जब भी डेटर पे बनता है, प्रोविज़न हमारी लायबिलिटीज़ है। तो डेटर पर अगर हम 5% प्रोविज़न बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर प्रोविज़न बढ़ेगा तो स्टॉक की वैल्यू डेटर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारे लिए लॉस है, लायबिलिटीज का बढ़ना भी हमारे लिए लॉस है, या असेट्स का घटना भी हमारे लिए लॉस है। तो हम डेटर जो कि वैल्यू है 60,000 रुपये, पुरानी बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं डेटर हमें 60,000 के नज़र आ रहे हैं। अगर हम उसका 5% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 रुपये। एंड द लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, 1,000 रुपये रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं क्रेडिटर्स के। तो अभी हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर हमारे 1,000 रुपये से बढ़ गए हैं और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है। और अभी मैं आपको बता कर चुका हूँ कि लायबिलिटीज बढ़ने पर हम उसे वो हमारा लॉस है, इसलिए हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिटर हो गए हमारे 1,000 रुपये से। तो अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है ₹8,000 और हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो वो है ₹35,000। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस निकल कर आएगा 27,000। तो हमें 27,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, हम इस 27,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट 18,000, बीच कैपिटल अकाउंट 9,000। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी का जो रेशो था वो था 2:1 का। 27,000 को हम ए को मिलेगा 27,000 मल्टीप्लाई ए का रेशो है 2 और टोटल है 3। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे 27,000 मल्टीप्लाई बी का रेशो है 1 और टोटल लिखेंगे 3। तो इस तरह से हमारा अमाउंट निकल कर आएगा 18,000 एंड 9,000। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमारा बनता है नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है हम समझेंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, जब तक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट बनाना नहीं आ जाता तब तक हम कंप्लीट फॉर्मेट को ही नोट करेंगे। मैं यहाँ आपको कंप्लीट फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, तो चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी सी हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आया है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। क्रेडिट का मतलब है कि पार्टनर्स को फर्म से कौन कौन सा अमाउंट है जो मिलने वाला है। तो सबसे पहले उनके अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें जो फर्म की तरफ से क्रेडिट की जाने वाली हैं। तो सबसे पहला बाई बैलेंस बीडी, इसमें पुराने पार्टनर्स की हम वो कैपिटल लिखेंगे जो पुरानी बैलेंस शीट में हमें नज़र आ रही थी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ फिर से बता दूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है 1,80,000 और 1,50,000 रुपये। आगे बाई बैंक, जो नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर है सी, वो कितने रुपए लेकर आया है कैपिटल के लिए, ये हम लिखेंगे बैंक अकाउंट के नाम से या फिर हम कैश अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं। सी के अकाउंट में 1,00,000 रुपये। इसके अलावा नया पार्टनर 60,000 रुपये लाया था गुडविल के लिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से शो करते हैं और इस अमाउंट को पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ 60,000 को ए और बी ने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है जो कि 2:1 का ही है, सेम एज ओल्ड रेशो। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक आता है बाई जनरल रिजर्व, या रिजर्व फंड भी होता है, रिजर्व भी होता है।
सेकंड आइटम, नेक्स्ट आइटम है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अलावा एक आइटम और क्रेडिट होगा, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी दोस्तों ये चार जो आइटम आपको नज़र आ रहे हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों ही हमारे फंड हैं, ये चारों ही हमारी सरप्लस है। इसको पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये चारों ही आइटम दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चारों ही आइटम जो अभी यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में होते हैं, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अगर पुरानी बैलेंस शीट में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स, ये आइटम जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये दिए हुए हैं तो आप इनको वहाँ से लेकर यहाँ पुराने पार्टनर्स में ए और बी में आप डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। आगे चलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये प्रॉफिट है। हमने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें पार्टनर्स ए और बी ने 27,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 18,000 और 9,000। तो ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब हम अकाउंट से, एक अकाउंट से किसी भी आइटम को दूसरे अकाउंट में लेके जाते हैं तो वो क्रॉस होता है। तो हमने इसे क्रॉस फॉरवर्ड कर दिया, डेबिट में था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट में आ गया 18,000 और 9,000। आगे देखते हैं, इसके बाद ये हो गया इनका टोटल। ए का जो ग्रांड टोटल है वो है 2,38,000, बी का टोटल है 1,79,000, सी का टोटल है 1 लाख रुपीज़। तो ये सारा अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। अब आगे देखते हैं डेबिट साइड, कौन कौन सा अमाउंट है जो इनके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, यानी इनसे लिया जाएगा फर्म के द्वारा। क्रेडिट साइड में फर्म के द्वारा दिया जा रहा है और डेबिट साइड में फर्म इनसे जो अमाउंट लेगी उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो सबसे पहला आइटम है टू कैश, ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है गुडविल विड्रॉन। अगर पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो उसको यहाँ आप लिख देंगे, जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 40,000 और 20,000 गुडविल हमें नज़र आ रही है। अगर पार्टनर्स को विड्रॉ करते हैं तो इसको हम ए और बी के सामने यहाँ लिख देते हैं, या तो फुली विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स, या हाफ विड्रॉ कर लिया जाता है, या जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके हिसाब से यहाँ विड्रॉ कर लिया जाता है। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आगे देखते हैं, गुडविल। अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ध्यान से देखिएगा, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लिखा होता है यहाँ कभी कभी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ भी आप दोस्तों देखो 4 आइटम आपको नज़र आने वाले हैं, जिनको मैं आपको इंडिकेट कर दूँ। ये जो 4 आइटम यहाँ हैं आपके पास, सेम है जैसे अभी मैंने आपको लायबिलिटी में से 4 आइटम बताए थे जिनको हमने क्रेडिट किया गया है कैपिटल अकाउंट्स में, ऐसे ही ये 4 आइटम ये हमारे असेट साइड गिवन होते हैं पुरानी बैलेंस शीट में, और ये 4 आइटम होते हैं लायबिलिटीज में। इनको पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है इस अमाउंट को। अगर गुडविल क्वेश्चन में दी गई है तो हम उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है तो हम उसको पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस दिया हुआ उसको भी हम यहाँ बांट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ तो उसको भी हम यहाँ पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये 4 आइटम लायबिलिटीज के और 4 आइटम असेट्स के आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अक्सर बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं, इनको लिखना भूल जाते हैं, डिवाइड करना भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अब डेबिट साइड में हमारे पास कोई भी आइटम इनके अकाउंट से माइनस नहीं किया गया है, तो फाइनली इनका अकाउंट जो क्लोज होगा बैलेंस सीडी से बंद होगा टू बैलेंस सीडी। तो हम यही ग्रांड टोटल इनके अकाउंट में दोबारा डाल देंगे। ए के अकाउंट में होंगे 2,38,000 और बी के अकाउंट में होंगे 1,79,000 एंड सी के अकाउंट में होंगे 1 लाख रुपीज़। इसके बाद हम फाइनल ग्रांड टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अकाउंट बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको
केवल क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मेट बताया है। आप कंप्लीट फॉर्मेट लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखा जो चीज़ें नहीं आई हैं उनको डैश कर दिया गया है। सेम एज आप भी कर सकते हैं, अगर कोई आइटम नहीं आया है तो वहाँ आप डैश कर सकते हैं, लेकिन आप पहले पूरा फॉर्मेट तैयार करें, क्योंकि अगर फॉर्मेट तैयार होगा तो आप किसी भी चीज़ को लिखने से भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये बैलेंस शीट कैसे बनती है, लेकिन वही मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन को सामने रखिएगा तभी आपको बैलेंस शीट समझ में आएगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। लायबिलिटीज एंड असेट्स, यहाँ बाय मिस्टेक पर्टिकुलर लिखा हुआ है, आप यहाँ लायबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर है यहाँ आप लायबिलिटी लिख दीजिए, और यहाँ आपका असेट्स है, ये बाय मिस्टेक रह गया है। ठीक है, चलिए आप समझदार हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। पर ये बैलेंस शीट है और यहाँ असेट्स पर्टिकुलर नहीं यूज करते हैं, यहाँ हम असेट्स एंड लायबिलिटीज ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेट साइड, कैश इन हैंड। तो हमारे पुरानी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड था 10,000, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद है कैश एट बैंक, ये कैसे हुआ 2 लाख रुपए। पुरानी बैलेंस शीट में देखें तो हमारे पास था केवल 40,000, लेकिन यहाँ हमें दिया गया है 2 लाख रुपए। तो 40,000 हमारा पुराना बैलेंस था, इसमें प्लस करेंगे, नया पार्टनर 1 लाख रुपए लेकर आया था कैपिटल के लिए, एंड 60,000 रुपये लेकर आया था वो गुडविल के लिए। अगर हम तीनों अमाउंट को प्लस करते तो फर्म के पास 2 लाख रुपए हो चुके हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए मेंशन किया है। आगे चलते हैं, सन्ड्री डेटर्स। अगर हम सन्ड्री डेटर्स देखें तो पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास 60,000 नज़र आ रहे हैं। लेस करेंगे हम प्रोविजन, जो कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में यूज किया था, 3,000 रुपये हमने उसमें से माइनस किया, तो ये हमारा बैलेंस हुआ 57,000। स्टॉक हमारा 36,000 है, क्योंकि स्टॉक हमारा कम हुआ था 4,000 रुपये। रीवैल्यूएशन में आप देख सकते हैं 40,000 में से हमने 4,000 माइनस किया, तो ये हो गया हमारा 36,000। प्लांट एंड मशीनरी, पुरानी बैलेंस शीट में अगर मशीन की वैल्यू देखी जाए तो वो 1 लाख रुपये थी, लेकिन रीवैल्यूएशन में हम देखें तो क्रेडिट साइड में हमने 20,000 रुपये बढ़ाए थे, तो 20,000 हम प्लस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी नई वैल्यू है 1,20,000। बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू थी 1,50,000, लेकिन 15,000 बढ़ चुके थे, रीवैल्यूएशन में हमने नोट किया था 15,000, प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा 1,65,000। इस तरह से हम अगर असेट साइड का टोटल करें तो ये हो गया 5,58,000। आगे चलते हैं, लायबिलिटीज में हमारा सबसे पहला आइटम है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम पुरानी वैल्यू ही यहाँ मेंशन करेंगे 10,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना था, तो हमने यहाँ 1,000 प्लस कर दिया है पुरानी वैल्यू में, जो कि 58,000 थी। अभी क्रेडिटर्स हो गए हमारे 59,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में कोई चेंज नहीं था, तो उसको हम सेम लिख देंगे ₹2,000। देन कैपिटल अकाउंट्स, तो इस बार हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस CD था, हम उसको यहाँ लिखेंगे 2,38,000, 1,79,000 एंड ₹1 लाख। तीनों का टोटल कर देंगे 5,70,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज का टोटल हुआ 5,88,000। तो दोस्तों ये है बैलेंस शीट बनाने का तरीका। तो अभी मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मेट बताया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन निकाला जा सके और नए वीडियो में आपको उस चीज़ को दूर किया जा सके, आपकी उस समस्या को। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नए वीडियो के साथ। Thank you all of you, all the viewers, thank you for watching. Have a nice day.